नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लगातार अपने मॉडल पेपर को ले आते रहेंगे, तो इसी क्रम में आप ये देख रहे होंगे कि ये मॉडल पेपर हमारा जो है, जी हाँ, इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है, सेकंड मॉडल पेपर। तो आज हम बात करेंगे अपने इंग्लिश जो कि क्लास ट्वेल्थ के लिए है। कैसे आपको एग्ज़ाम में अंग्रेजी के पेपर को सॉल्व करने हैं, क्या होगी रूपरेखा। आइए आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं अपने मॉडल पेपर के माध्यम से। और इसमें जो भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो भी आपको बताया जाएगा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे चुनिंदा प्रश्न बार बार नहीं मिलते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित हमारा ये पाठ्यक्रम है। समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक होगा 100 का होगा। और इसमें पास मार्किंग जो कि 33 नंबर आपको लाना अनिवार्य है अगर आप पास होना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आप अपने रिजल्ट को देखेंगे तो 100 में आपको 90+ नंबर मिलने एकदम तय होंगे। अगर आप हमारे क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ऑफलाइन जुड़े हों और चाहे ऑनलाइन जुड़े हों, तो आपको 90+ नंबर ज़रूर मिलेगा। बस आप हमारी बातों को फॉलो करते चलिए। और जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, जो कोचिंग में हमारे जुड़े हुए हैं, उनको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट जो हमारे ऑनलाइन जुड़े हैं, उन्हें भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम आपको बिल्कुल बताते चल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नोट फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, आपको 15 मिनट, जो कि इसीलिए कहा गया है ना कि 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर रहेगा। तो ये जो 15 मिनट होता है, ये आपको केवल पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब आप उस पेपर को, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, पूरे पेपर पढ़ लेते हैं, है ना। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए पेपर को रीड करने में। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं साथियों, देख लीजिए इंस्ट्रक्शन में क्या बताया जाता है। यह बताया जाता है कि हमारा जो पेपर है वो कितने सेक्शन में बटा हुआ है। तो जैसे कि देख रहे हैं, A, B, C एंड D, यानी कि 4 सेक्शन में बटे होंगे पेपर। और ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। और जिसमें जैसे इंडिकेशन दिया रहेगा, आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर किसी में कह दिया गया कि एनी वन, कि आपको कोई एक करने हैं, तो आपको केवल उसमें एक ही करना है। अगर कह दिया कि डू एनी टू, अगर आपसे 2 बोल दिया तो आपको 2 करने होंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के सामने ही बताया जाएगा, लिखा रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। अगले हमारे इंस्ट्रक्शन, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जी हाँ, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो भी आपको क्वेश्चन के सामने लिखा रहेगा। तो जिससे कि बच्चा ये समझ जाएगा कि हमें ये क्वेश्चन अगर हमारा छूट रहा है तो कितने नंबर का लॉस हो रहा है। फिर क्या कर रहा है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। जी हाँ, एकदम सही बात है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन ए, रीडिंग का। अब इसमें देखिए, जो आपका सेक्शन ए होगा साथियों, इसमें आपको करना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जब आपको मिलेगा पेपर, तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप समझ लीजिए क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। सावधानी से पैसेज, अर्थात आप समझ गए होंगे कि ये पैसेज से रिलेटेड होगा। पैसेज दिया रहेगा और उनके जो आंसर हैं, क्वेश्चन दैट फॉलो, नीचे पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए होंगे 1 2 3 4, इस प्रकार से। तो आप उन क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज से दे सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन पैसेज में नहीं रहते हैं, लेकिन जो पैसेज का सेंस होता है वो पैसेज को बता देता है कैसे इनको आंसर को बनाना है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेज हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान। कह रहा है कि जो ओल्ड तुर्किश और अदर रेसेज, अर्थात जो और धर्म के लोग हैं, तुर्किश हैं, वो इनहेबिटेड हैं। इनहेबिटेड का मतलब क्या होता है, बसा होना। देखिए, हम जो भी मीनिंग आपको बताते जा रहे हैं साथियों, वो आप नोट करते जाइए।
इनहेबिटेड का मतलब होता है रहना या बसे होना। बसे होना कहते ना हम वहाँ पे बस गए हैं, तो बसे होना कहाँ? अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया और केंद्रीय एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। बिफोर द एडवेंट किसके पहले? इस्लाम के आगमन। एडवेंट का मतलब क्या होता है? आगमन। अर्थात जो हमारी तुर्किश है वो इस्लाम के आगमन से पहले, अर्थात इस्लाम नहीं आया था उससे पहले ही वह वहाँ पे निवास करने लगे थे। वो भी कैसे? वर लार्जली बुद्धिस्ट। इसके साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट का मतलब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और अर्लियर स्टिल, और भी पहले के, अर्थात उनसे भी पहले के, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इपिक। किस समय के? कह रहा है कि ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है साथियों? दौरान, यानी और उसके दौरान, उस पीरियड के दौरान ऑफ द इपिक। किसके? इपिक के। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य। अर्थात यहाँ पे देखिए ये फ्रेज है, ये क्या है? द पीरियड ऑफ द इपिक। इसका मतलब ये होता है कि महाकाव्यों के समय, अर्थात जिस समय महाकाव्यों की रचना की गई थी, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सब क्या है? महाकाव्य हैं। तो उन समय के बात कह रहे हैं कि रामायण जब रचना की गई, और महाभारत की जब रचना की गई, तो उस समय, जिस समय में रामायण, महाभारत और एक और महाकाव्य है जो कि बहुत पहले का, ठीक है, तो उस समय को बोला जाता है द पीरियड ऑफ द इपिक्स। क्या बोला जाता है? द पीरियड ऑफ द इपिक्स। ठीक है, हिंदुओं के लिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि द फ्रंटियर। देखिए फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमावर्ती प्रदेश, यानी सीमावर्ती एरिया, बॉर्डर। क्या मतलब? सीमावर्ती, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसके एरिया में जो भी एरिया यानी आएंगे वो सब फ्रंटियर एरिया बोले जाते हैं। वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर एंड इट अबाउंड्स स्टिल विथ ruins ऑफ मोन्यूमेंट्स। जी हाँ, मोन्यूमेंट्स एक नए शब्द देखिए। मोन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्मारक। क्या होता है साथियों? स्मारक। और ruins माने खंडहर, ये आप जानते हैं खंडहर होता है। ruins माने खंडहर, अर्थात जो प्राचीन इमारतें यानी स्मारक हैं उनके जो खंडहर हैं। और इसके साथ ही साथ मॉन्स्टरीज का मतलब मठ। मॉन्स्टरीज का मतलब क्या होता है? मठ। जो मठ होते हैं, एंड स्पेशली और विशेष रूप से ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। जी हाँ, आप बहुत ही अच्छी तरह से तक्षशिला को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। विच वॉज एट द हाइट ऑफ इट्स फेम 2000 ईयर एगो। अर्थात ये 2000 वर्ष पहले की बात बता रहा है कि कितनी ख्याति प्राप्त रही होगी, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट, क्योंकि लोगों का आकर्षण था, अर्थात छात्रों का जो आकर्षण था जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रति था, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश, एज वेल एज, अथवा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, और भी एशिया के अलग अलग क्षेत्रों से। चेंज ऑफ रिलीजन में डिफरेंस बट कुड नॉट चेंज इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड्स विच द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैड डेवलप्ड। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पैसेज को देखा। देखते हैं क्या पैसेज और भी है क्या नीचे? नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन आ गया। अब देखिए हमने साथियों आप लोगों के लिए कई पैसेज कराए भी हैं, पढ़ाए भी हैं। तो अगर आपको पैसेज, अगर जिन स्टूडेंट का पैसेज नहीं हो पाया तो आप समझ लीजिए कि उनसे बड़े अब बेवकूफ़ या अब उनसे कमज़ोर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसेज इतना आसान होता है करने के लिए, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो ऐसे छात्र जो पैसेज नहीं कर पा रहे हैं, कमज़ोर हैं, वो हमारे पैसेज वाले क्लास ज़रूर देख लें। उनमें आपको टेक्निक बताई गई है कि कैसे आपको पैसेज को सॉल्व करना चाहिए और आसानी से नंबर को ले लेना चाहिए। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पैसेज कैसे कराया जाता है हमने बताया है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से
आपने पैसेज भी क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन है ए और इसमें देखिए 3 नंबर दिया गया है, अर्थात ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इस्लाम के पहले अर्थात इस्लाम के आगमन यानी शुरुआत होने से पहले किस धर्म के, रिलीजियस माने किस धर्म के लोगों का जो है निवास रहा था, कहाँ, इनहेबिटेड अफगानिस्तान, कहाँ पे, अफगानिस्तान अर्थात इस्लाम के पहले। तो आपने पैसेज में ऊपर देखा ही है, बस आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन से और पैसेज से उठा के आंसर को आपको कर देना है। तो जब आपको पैसेज मालूम हुआ कैसे किया जाता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर ये दूसरा क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। देखिए 3, 3, 6 ये सब नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेरिट को बढ़ा देंगे। बी क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज। एक फ्रेज है जिसका मतलब है क्या है, द पीरियड ऑफ द इपिक। देखिए अभी मैंने ऊपर पैसेज में ये बताया था कि द पीरियड ऑफ द इपिक का मतलब क्या होता है ना। तो यानी कि द ईयर्स इन विच इपिक्स इपिक्स वर रिटेन, अर्थात ऐसे टाइम, ऐसे समय जब, जिस समय, जिस दौरान इपिक को लिखा गया वही बोला जाता है द पीरियड ऑफ द इपिक्स। ये आपको देखिए कितने आसानी से 3 नंबर मिल गए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर। अभी तो आप जानते ही हैं कि तक्षशिला क्यों फेमस था, ये तो आपके पैसेज में तुरंत मिल जाएगा, कोई ज़्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। ये भी आपके 3 नंबर के हैं। देखिए सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रहा है कि व्हाट हैज बीन कॉमन, व्हाट हैज बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स। करेक्ट, व्हाट हैज बीन कॉमन अर्थात वो ऐसी क्या सी, कौन सी चीज कॉमन थी टू द पीपल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों के बीच में, एंड और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया और दूसरे लोगों के बीच में, डिस्पाइट दियर डिफरेंट रिलीजन अर्थात इनके बावजूद भी अलग अलग। देखिए डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, डिस्पाइट ये देखिए ये सब मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, के बावजूद अर्थात अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी उनमें कौन सी चीज़ें एक ऐसी कॉमन थी। तो बिल्कुल आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की, जो कि 1 नंबर का है। अभी देखिए 3-3 नंबर के थे, लेकिन ये जो ई वाला सेक्शन है ये 1 नंबर का है। अब क्या करा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल या फिर कमिंग। पैसेज में अराइवल या फिर कमिंग का क्या मतलब है। तो अभी आपने देखे अराइवल अर्थात आना, अराइवल का मतलब क्या हो गया, आना यानी आगमन, अराइवल का मतलब क्या हो गया, आगमन। और अभी मैंने जब इस्लाम धर्म का, अभी आप क्वेश्चन को पीछे ही देखे तो एडवेंट शब्द आया था, क्या आया था, एडवेंट, ADVENT, यानी बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम अर्थात इस्लाम के आगमन से पहले। देखिए आपका अराइवल का क्या हो जाएगा, चाहे अराइवल और कमिंग दोनों एक ही चीज़ें हो गई, और इसका सेम मीनिंग हो गया एडवेंट अर्थात आगमन। तो इस प्रकार से आपने 1 नंबर बढ़ा दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या कर रहा है, देखिए ये भी 3 नंबर का है बट छोटे छोटे कर दिए हैं, ये भी 1 नंबर इसमें दे रहा है। कह रहा है कि व्हाट आर मीन्ड बाय मोन्यूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको हिंदी में लिख देना है कि मोन्यूमेंट्स क्या है। मोन्यूमेंट्स अगर हमने कहा स्मारक है तो आपको कतई हिंदी में तो बिल्कुल भी लिखना नहीं है, सेम मीनिंग पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, सेम मीनिंग। तो आपको इनके सेम मीनिंग लिखने हैं, न कि आपको क्या लिखना है, आपको इसकी हिंदी लिखनी है। हिंदी में तो आपको बिल्कुल लिखना भी नहीं है। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो हाँ, तो स्मारक हो गए अर्थात हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गए। मोनेस्ट्रीज का मतलब जो कि नंस वगैरह जहाँ पे रहते हैं, है ना, कॉन्वेंट भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर तीसरा क्या कहता है कि गिव द साइनोन ऑफ इंटायरली। तो इंटायरली का मतलब पूरा,
संपूर्ण अर्थात टोटली हो जाएगा, TOTALY, टोटली भी हो जाएगा, है ना। संपूर्ण। इस प्रकार से आपने देखा कितने क्वेश्चन हो गए। पैसेज अगर आप होशियारी से करेंगे तो देखिए 3+3+3+3+, अब इसमें 1+1+1, अब काउंट करिए, 3 3 6 3 9 3 12, 12 3 15। अब आप बताइए, देखिए अगर आप अच्छे से पैसेज करेंगे तो आपका ये 15 नंबर कहीं नहीं गया है। तो आप सोचिए कि 15 नंबर कितनी बड़ी अहमियत है, और इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, केवल आपको पैसेज से करना है। इसलिए साथियों, पैसेज आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी और आपको पैसेज मिलेगा, तो पैसेज पे आप कमांड बना लीजिए, ठीक है। और जिन साथियों को पैसेज दिक्कत हो रही है, हमने पैसेज की बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, आप उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। तो आप पैसेज 15 क्या 20-25 नंबर आप पैसेज से एकदम फ्री में आप पाएंगे। तो चलिए, अब हमारा अगला जो बी सेक्शन होगा, ध्यान से देखिए, जो बी सेक्शन होगा वो राइटिंग पार्ट का होगा, और इसमें आपको क्या लिखना है, आर्टिकल। अब हमने अपने पहले मॉडल पेपर में भी बताया था कि आर्टिकल का मतलब आप लोग ऐसे समझिएगा। आर्टिकल का मतलब क्या समझेंगे, ऐसे, कि आपको ऐसे लिखना है, और ये 100 से 150 वर्ड होने चाहिए। और आपको यहाँ पे देखिए टॉपिक भी दिया जाएगा, अथवा में जो आपको आए वही कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपके लिए 3 टॉपिक दिया गया है। पहला टॉपिक है टेररिज्म, अ थ्रेट ऑफ मैनकाइंड, यानी टेररिज्म का मतलब आतंकवाद, आतंकवाद। और यहाँ पे देखिए एक मीनिंग है थ्रेट, अ थ्रेट अर्थात खतरा, खतरा, थ्रेट माने खतरा। आतंकवाद क्या है, मैनकाइंड यानी मानवता के लिए एक खतरा है। दूसरा टॉपिक है हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, यानी प्रिजर्व माने हम इनको कैसे बचाए, क्या अपनी संस्कृति को और अपनी विरासत को। हेरिटेज का मतलब धरोहर या विरासत बोल सकते हैं आप। मीनिंग नोट करते जाइए, क्योंकि यही सब मीनिंग आपको फंसा देती है। तो हेरिटेज हो गया, विरासत हो गया। हमारा तीसरा टॉपिक है हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। तो ये तो हेल्थ से रिलेटेड है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, मॉर्निंग वॉक वगैरह और ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। फिर हमारा तीसरा, अब ये देखिए कितने नंबर का था, ये आपका था 10 नंबर का। ध्यान से देखिए 10 नंबर का ऐसे है, अगर आप छोड़ देंगे तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा भाई, 10 नंबर आपका चला जाएगा। अब 10 नंबर का ये देखिए एप्लीकेशन भी आ गया है आपका। क्या कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएम। क्या बोलते हैं, डीएम, कलेक्टर बोलते हैं ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके अपने जिले का जो डीएम होता है, उनसे आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं, और क्या लिए, टैकल द ग्रेव फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी, अर्थात आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में बाढ़ आ गई है। क्या आ गई है साथियों, बाढ़ आ गई है, और उस बाढ़ से आपको टैकल करना है, अर्थात टैकल माने निपटना, टैकल माने निपटना, है ना। उस बाढ़ से आपको निपटना है। कैसी बाढ़ है, ग्रिम फ्लड। ग्रिम का मतलब होता है साथियों भयंकर, ग्रिम का मतलब क्या होता है, भयंकर। और फ्लड का मतलब आप जानते ही हैं, बाढ़ होता है। फ्लड का मतलब बाढ़, यानी भयंकर बाढ़ की जो सिचुएशन बनी है, उससे निपटने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। तो चलिए साथियों, ये हमारा तीसरा हो गया। लेकिन मान लीजिए कि आपको ये नहीं आ रहा है, तो आपके लिए पेश है अथवा में। ये देखिए अथवा में क्या कर रहा है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, आप अपने छोटे से भैया को पत्र लिखो, या फिर बहना को लिखो, सिस्टर को, और उनको बताते हुए क्या कि यूज एंड मिस यूज ऑफ सेल फोन। यस, मोबाइल किस प्रकार से उपयोगी है और किस प्रकार से उसका उपयोग यानी मिस उपयोग किया जाता है, मिस यूज किया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कोटेशन लिखा रहता है, क्या, डू नॉट राइट योर एक्चुअल नेम एंड एड्रेस एनीवेयर इन द लेटर। आप पत्र में कहीं भी ना तो अपना नाम लिखेंगे, केवल आप XYZ यही आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख दीजिए ABC। कतई आप अपना नाम, ये नहीं कि मेरा नाम घनश्याम है,
है ना, मेरा नाम मघंचू है, मेरा नाम नंचू है, मेरा नाम गजोधर है ना, ये सब नहीं लिखना है। बिल्कुल आप लोग जो है XYZ लिख सकते हैं। सेक्शन सी ग्रामर आ गया। चलिए भाई देखते हैं ग्रामर में। तो चूज द, चौथा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए 5 × 2, ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो 5 × 2 है, अर्थात 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और पांचों क्वेश्चन में ये आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं ग्रामर तो आपको ये 2 नंबर निश्चित रूप से मिल जाने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कर रहा है कि दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, अर्थात उसे जिसे करेक्ट ही न किया जा सके तो क्या वो इनकरेक्टेबल होगा या इनकरेक्टेबल होगा या इनकरेक्टेड होगा, या फिर एक ऑप्शन आपका और दिखना चाहिए, ए इनकरिजिबल। यस, यही एकदम सही है, इनकरिजिबल। और इसका मतलब ही क्या होता है, असुधार, अर्थात जिसको सुधारा ही न जा सके। इनकरिजिबल का मतलब क्या हो जाता है, असुधार्य। क्या हो जाएगा, असुधार्य, अर्थात जिसको सुधारा न जा सके। ठीक है, असुधार्य। तो चलिए ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा ऑप्शन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है, ये कह रहा है दूसरा, अ फ्रेज अ बून ऑफ कंटेशन, अ फ्रेज अ बून ऑफ कंटेशन मीन्स, अर्थात बून माने झगड़े की जड़, कंटेंशन का मतलब, इसका पूरा मतलब क्या हुआ, झगड़े की जड़, अर्थात झगड़े की जड़। तो अब आपको ये बताना है कि आखिर में इसकी मीनिंग क्या होगी। यही पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं झगड़े की जड़, क्या वो मीनिंग है। तो क्वेरलसम हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू। क्या होता है, झगड़ालू होता है, लेकिन झगड़े की जड़ तो है नहीं। डिस्टर्बिंग मैन का मतलब क्या, एक डिस्टर्ब आदमी, या रीजन ऑफ क्वेरल। यस यस, रीजन ऑफ क्वेरल यही होगा, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है साथियों। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर यानी सी। कह रहा बेन, बेन का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब गुस्सा, बेन का मतलब गुस्सा, है ना, आदि नफरत, गुस्सा आदि नफरत से कहा जाना। तो यहाँ पे बैनिस, बैनिस का मतलब हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बैनिस का मतलब होता है निकाल देना, कहीं से आप उनको बैनिस कर दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल देना। तो बैनिस होगा नहीं, ये बैनिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फिर हमारा दूसरा बैनर, ये बैनर भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बैनर आप जानते हैं ना, इलेक्शन वगैरह आ जाते हैं, बैनर लगा दीजिए। लेकिन बैनर की अगर मीनिंग पूछ ली जाए कि जो बैनर लगता है इलेक्शन में और तमाम जगह, उसकी हिंदी क्या होती है, तो आज से आप याद कर लीजिए कि बैनर को हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, फलक पत्र। क्या बोला जाता है, फलक पत्र, ये इसकी हिंदी होती है। ठीक है, फलक पत्र। तो इस प्रकार से बैनर भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कर्स, कर्स का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए समझिएगा, अभिशाप। कर्स का मतलब क्या होता है, अभिशाप, यानी अभिशाप देना। तो अभिशाप आदमी कब देता है, यहाँ पे देखिए मीनिंग की मतलब है, अभिशाप कब देगा, जब वह आदमी गुस्से में होगा, है ना, क्या होगा, गुस्से में होगा। यहाँ पे बैन है, बैन का मतलब होता है रोक, तो रोग तो हो नहीं सकता, ये भी गलत। तो आप देख रहे होंगे कि कर्स ही होना चाहिए और कर्स ही होगा, क्योंकि वहाँ पे गुस्सा और नफरत बता रहा है, तो कर्स ही है जो आप नफरत या गुस्से से देते हैं, तो यहाँ पे उसका जो है सेम मीनिंग कर्स हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, देखिए वाक्य देखिए, कर रहा है कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। अब इसमें करा है कि एक पार्ट, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इस पार्ट में कोई मिस्टेक है। चलिए ये सेंटेक्स का पोर्शन है साथियों। अब आपको बताना है कि इस किस पार्ट में, क्या ऑलवेज में गलत है या स्पीक में या अ में या ट्रूथ में, इसमें किस पार्ट में आप गलत देख रहे हैं। तो चलिए बताइए भाई,
क्या ऑलवेज, ऑलवेज तो सही लग रहा है, यानी ये सही है। स्पीक बोलना, अ ट्रूथ एक सच, जी हाँ यही गलत है। सत्य कोई एक गिनती में नहीं होता कि एक सत्य बोल रहे हैं कि दो सत्य बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अ नहीं होगा, स्पीक ट्रूथ हो जाएगा। अ एकदम रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए फिर अगला ई है द एंटोनम ऑफ एंशियंट। ये तो एकदम प्रचलित है, एकदम प्रचलित और इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो एंशियंट का ओल्ड हो नहीं सकता, एसेंट हो नहीं सकता, डिसेंट भी नहीं हो सकता, फिर क्या होगा, एंशियंट का मॉडर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, जी हाँ मॉडर्न। एंशियंट माने होता है प्राचीन, और मॉडर्न का मतलब क्या हो जाता है, आधुनिक। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है, और जबकि एंशियंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है। क्या होता है, प्राचीन होता है। तो जैसे कि आपने देखा ये सब सेंटेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब बात आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। किसकी साथियों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। अब इसमें देखिए पहला वाक्य दिया है कि ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब इसको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ही, अब यहाँ सेड टू आया है ना, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्योंकि अथॉरिटिव सेंटेंस है, वाक्य को समझ के टोल्ड करिए। ठीक है, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। अब कामा, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। अब आई सैल, अब आई को चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट ही है, तो इसलिए यहाँ पे ही हो जाएगा। अब यहाँ सैल है, तो सैल के स्थान पे क्या हो जाएगा साथियों, शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुड, ही शुड हेल्प, ही शुड हेल्प। अब यहाँ पे यू है, यू कौन सा पर्सन है, यू आपका जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे साथियों मी है, इसलिए इसके बाद हो जाएगा हेल्प मी। इस प्रकार से आपका ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपसे बन पड़े वो कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पे भी प्लीज शब्द आ गया। अब जब प्लीज शब्द आ जाता है, सॉरी, प्लीज, तो ये कौन सा वाक्य होता है, बताइए भाई। यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा, REQUESTED, ही रिक्वेस्टेड मी। भाई आज्ञा, सलाह, प्रार्थना सूचक वाक्य किस में होते हैं, बताइए भाई, कौन, अरे बाप रे क्या कहें राम, IMPERATI, इम्परेटिव, इम्परेटिव में। तो चलिए ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया। अब कामा काम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में टू, क्या, हेल्प मी, तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगा, टू हेल्प। अब यहाँ पे देखिए मी शब्द आया है ना, क्या आया है, मी, तो मी को किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प हिम। क्या हो जाएगा, हेल्प हिम। तो इस प्रकार से आपने दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, करने से पहले आपको ये देख लेना एनी वन करना है। तो दो दिए हैं, दो में से केवल एक करना है। तो अब आप पहले इसी को देख लीजिए क्या करा है। ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। अब बदलना किसको, इसको है सिंपल सेंटेंस में, अर्थात ये क्या है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है ये, है ना, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको चेंज करना है किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा, आप लोग कर लीजिए तब हमारे आंसर से मैच कराइएगा। वीडियो को रोक लीजिए। ही इज वेरी फास्ट, है ना, ही इज वेरी फास्ट, वह बहुत, तो सॉरी फास्ट नहीं है, आई एम सॉरी साथियों, फास्ट नहीं है, ये है फैट। ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। अब यहाँ पे एक वाक्य हो गया, दूसरा है ही कैन नॉट रन फास्ट, तो यहाँ पे आपको जोड़ना होगा सो। क्या जोड़ना होगा, सो, इसलिए, वह बहुत मोटा है इसलिए, फिर आपका वाक्य हो जाएगा ही कैन नॉट रन फास्ट।
वह तेज नहीं दौड़ सकता। क्यों? क्योंकि वह बहुत मोटा है। इस प्रकार से आपने इसको चेंज कर लिया। और अब देखते हैं, करना तो एक ही था लेकिन दूसरा वाला वाक्य भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है, नुकसान थोड़ी ना करेगा। चलिए दूसरा वाक्य, सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। वह अमीर है, वह क्या है, वह अमीर है। सी इज, है ना, वह अमीर है लेकिन नॉट हैप्पी, लेकिन खुश नहीं है। तो आपको करना किस में है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किस में करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा, सी इज रिच, वह अमीर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर, फिर भी वह खुश नहीं है। फिर भी क्या हो जाएगा, खुश नहीं है। या फिर अगर आपको सी के पहले जोड़ना है तो आल्दो जोड़ दीजिए। क्या जोड़ देंगे, आल्दो। आल्दो, यद्यपि वह अमीर है, फिर कॉमा लग जाएगा, यहाँ पे रिच की जगह कॉमा, सी इज नॉट हैप्पी। यद्यपि वह अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है। अमीर होने के साथ साथ उसको खुश भी रखना है भाई। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। चलिए भाई, यहाँ पे भी वही चीज़ है, एनी वन आपको एक करना है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस कराना है तो दोनों सीख लीजिए। पैसिव वॉइस में बदलना है। क्या करा कि दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। तो आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द शॉप्स, यहाँ पूरा पकड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका ऑल द शॉप्स, SHOPS, ऑल द शॉप्स। अब यहाँ पे विल है, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, ऑल द शॉप्स विल बी। क्या हो जाएगा, ऑल द शॉप्स विल बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज्ड बाय। अब दे को किस में बदलेंगे, दे को बदल देंगे देम में। किस में बदल देंगे, देम में, तो बाय देम हो जाएगा। इस प्रकार से आपने ये पैसिव वॉइस नोट किया। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं क्या है। पुवर्टी इज रियली अ कर्स। एक्सक्लामेटरी में बदलना है। ओहो, लप्पुटेना वाला याद आया, एक्सक्लामेटरी, यस लप्पुटेना, यस लुप्पुटेना। तो चलिए भाई, इसको लुप्पुटेना में बदल देते हैं। पुवर्टी इज रियली अ कर्स। गरीबी क्या है, वास्तव में एक अभिशाप है। तो यहाँ पे दुख हो रहा है ना, तो एलॉस लगा दीजिए, ALAS, फिर लप्पुटेना लगा दीजिए, एलॉस। पुवर्टी इज रियली अ कर्स। ये हो गया आपका, चेंज हो गया एक्सक्लामेटरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी देखिए करेक्ट करना है, दो दिए गए हैं, दो में एक करेक्ट करिए। क्या करें, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, नॉक के साथ, किसके साथ, नॉक, नॉक के साथ हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉक एट द डोर। यहाँ पे ऑन एकदम गलत है, ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नॉक एट द डोर हो जाएगा। बिफोर यू इंटर द हाउस, यानी कि कृपया घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे को खटखटाएं। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। अब यहाँ पे देखिए टू का जो प्रयोग है ये अधिकता को दिखाता है, बट ये निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है, निगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव सेंस नहीं, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिल करके, तो यहाँ पे निगेटिव सेंस नहीं होगा। यहाँ पे अधिकता को दिखाने के लिए सो का प्रयोग करिए। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, मैं आपसे मिलकर बहुत ही खुश हूँ। ऐसा थोड़ी है मैं आपसे मिलकर बहुत तो खुश हो रहा, लेकिन निगेटिव सेंस में, तो वो तो गलत है ना, कि मुलाकात भी बहुत दिन बाद हो रही है, निगेटिव सेंस में आप खुश हो रहे हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं, होमोफोन्स हैं, जो कि 2 नंबर के हैं, इनके अर्थ को आपको बताने हैं, जैसे कैरियर और कैरियर, और। तो आपको यहाँ पे देखिए, इनके मीनिंग के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका वाक्य प्रयोग, तभी आपको 2 नंबर मिलने वाला है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता रहेगी तो आप इनको कैसे कर पाएंगे। तो चलिए पहले बात हम करते हैं कैरियर की, जो कि कैरियर CARER, यहाँ स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि थोड़ी सी स्पेलिंग इधर उधर रहेगी तो आप दूसरा का दूसरा अर्थ लिख देंगे। तो चलिए कैरियर, अब ये कैरियर का मतलब होता है पेशा। क्या होता है, पेशा। जैसे हमारा पेशा टीचिंग है, हमारा पेशा वकालत है,
तो इसी प्रकार से सबका अलग अलग पेशा है, कैरियर। और ये कैरियर क्या है, तो अब आप इस कैरियर को पेशा से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे, है ना। ये कैरियर क्या है, वाहक है, साधन का प्रयोग किया जाता है कैरियर, है ना। ट्रक वगैरह में देखिए, और ये जो सुमो गाड़ी होती है, क्या बोलते हैं उसको, मैजिक, उसमें भी लिखा रहता है कैरियर। तो ये कैरियर का मतलब वाहक यानी साधन का प्रयोग। तो दोनों का मीनिंग आपको पता चल गया। अब दोनों को आप सेंटेंस बना लीजिए और लिख दीजिए, ठीक है। करना एक ही था, लेकिन हम आपको दोनों बता रहे हैं। दोनों का मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए और, ये क्या है, OAR, और। ये और का मतलब जैसे नदी का किनारा हो गया, बैंक होता है ना, बैंक, वही चीज। और ये और है, ये और एक प्रकार से अयस्क होता है। क्या होता है, अयस्क, एक खनिज पदार्थ है। अयस्क होता है ना एक खनिज पदार्थ, साइंस के स्टूडेंट समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये दोनों होमोफोन्स थे, और इनको भी आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, समझे। अब ये देखिए डियर, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको ग्रामर में ट्रांसलेशन ही पढ़ना पड़ता है, टेंस पढ़ना पड़ता है, फिर पैसेज वाला अनुवाद करना पड़ता है, फिर कंडीशनल करना पड़ता है, ठीक है। हर प्रकार से आपको अनुवाद, तो अनुवाद तो साथियों समय बहुत लग जाएगा अनुवाद कराने में, मैं ऐसे बोलता चला जा रहा हूँ, आप समझ जाइए। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिख ही रहा है ना। 2 persons वर ट्रेवलिंग टुगेदर, यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन रुपयों को बराबर बांट लें। तब पहले व्यक्ति ने कहा, थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। क्यों न हो भाई, पैसे की बात है ना। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। जो भाई थैली पाया था उसी को पुलिस पकड़ ले गई। तो उस व्यक्ति ने अपने साथी से, अर्थात थैली वाली व्यक्ति ने अपने साथी से कहा, जो लड़ रहा था, मेरा हिस्सा दो। तो इस पर उस मित्र ने कहा, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं। और इस प्रकार से वह आदमी जो है थाने नहीं जाता। लेकिन आगे कहानी में आपको बता दूं क्या है, कि वह जब पुलिस थैली वाले को, आदमी को लेके जाती है, तो वहाँ पे उसको छोड़ देती है पुलिस। कहती है कि ये वास्तव में पता चल गया कि ये थैली तुम्हारी ही है, क्योंकि अगर वह भी आता तब तो कुछ डाउट हो जाता कि भाई वो भी पाया है, लेकिन तुम ही पाए थे इसलिए तुम आए हो थाने में, वो तो पहले ही भाग गया। इस प्रकार से पुलिस जो है उसी वाले व्यक्ति को, जिसकी जो थैली पाए रहता है, उसी को थैली दे देती है। खैर, ये ट्रांसलेशन था, आप लोग टेंस के अनुसार ट्रांसलेशन को करेंगे। अब कुछ बातें होंगी लिटरेचर की, क्वेश्चन और आंसर की। तो क्वेश्चन और आंसर इसमें आप देख लीजिए, 40 वर्ड में करने हैं। और क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द एमहेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जी हाँ, लास्ट लेसन वाला चैप्टर है ये। एमहेमल जो कि टीचर थे, और लास्ट लैंग्वेज यानी आखिरी दिन उनको पढ़ाना था लास्ट चैप्टर। तो उसी के बाद जो है फरमान जारी हो जाता है कि अब कोई दूसरे टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए। तो आपको यही बताना है कि लैंग्वेज के बारे में उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस बताया। हमने क्वेश्चन आंसर कराया भी है, ऑफलाइन कोचिंग में भी मैंने पढ़ाया है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, अथवा हम देखें यहाँ आर लिखा है, तो आर का मतलब चाहे ये वाला करिए, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर लीजिए। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, वही जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी होता है। हाउ डिड ही मेक देम, और वह चूहेदानी को कैसे बनाता है। तो आप जानते हैं ना कि वह चूहेदानी बनाने के लिए जो यूजलेस सामान होते हैं, कूड़ेदान से, फैक्ट्री का निकला हुआ सामान, तमाम उन्हीं सारी चीज़ों से इकट्ठा करके क्या बनाता है, ये बनाता है, चूहेदानी बनाता था। तो वही चीज़ लिखना है। फिर बी कह रहा है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, यानी वह चैप्टर, यानी कि जब गार्बेज में बच्चे कूड़ा बीनते हैं तो उसमें कभी कभी 10 रुपए के सिक्के भी मिल जाते थे, है ना। तो आज वे बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते थे। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उसके अंदर उनको क्या मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन आंसर लिखा भी गया है, नहीं तो विद्या क्वेश्चन बैंक से भी आप लिख सकते हैं। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, जब डगलस पानी के अंदर
एक बड़ा सा लड़का है, उसको धक्का दे देता है ना पानी के अंदर, तो तैरना नहीं जानता रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हाथ पांव चलाता है, और जैसे ही नीचे अंदर ज़मीन की सतह पे पहुंचता है तो अपने पंजों के बल उछाल भरता है और पुनः ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से प्रक्रिया 2-3 बार करता रहता है। तो यही चीज़ें हैं क्वेश्चन में। अगला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 वर्ड। और इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांधी, हाउ डिड गांधी रीच चंपारण, चंपारण कैसे पहुंचते हैं, एंड व्हाट डिड ही डू देयर, वहाँ पे क्यों। ये देखिए यहाँ पे जो नील की खेती हुई थी, जी हाँ, चंपारण में, और गांधी जी को बुलाया जाता है, क्या नाम था उनका, शुक्ला जी, और वो क्या नाम है उनका, ध्यान नहीं आ रहा है, शुक्ला। तो वो गांधी जी को बुला ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बटाई होती है, बटाई का यानी कि जो अंग्रेज थे वो बटाई कम देते थे अंग्रेजों के द्वारा। तो ये गांधी जी को लाया गया कि भाई आप हमारी जो है वकालत करिए। तो वकीलों को गांधी जी डांटते भी हैं कि आप लोग इन गरीब किसानों से ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हो। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको करने होंगे, याद करने होंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों मैं लेके आया हूँ, यही सब क्वेश्चन आएंगे, आप जान लीजिए। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, वही है पानी वाला, टू सेव हिज लाइफ। फिर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये देखिए पोएम का आ गया, और ये 6 नंबर का है, अर्थात 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रॉन्स अक्रॉस अ स्क्रीन, ठीक है, अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है, ये टाइगर की बात हो रही है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक चेवलैरिक सर्टेनिटी। हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव, जो जेनिफर का टाइगर किस प्रकार व्यवहार करता है, या वाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, हाउ डू द टाइगर्स पेस। ये पैसे से ही आपको सर्च करने होंगे। फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल आइडिया। आपको क्या लिखने हैं, सेंट्रल आइडिया, एनी वन, जैसे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये महा इम्पॉर्टेंट है साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आना ही आना है इस बार 2023 के एग्ज़ाम में, एकदम नोट कर लीजिए, 2023 के एग्ज़ाम में आना ही आना है एकदम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, माई मदर एट 66। तो इस प्रकार से ये आपका 10 क्वेश्चन, ये सेंट्रल आइडिया साथियों 4 नंबर का आएगा, आप कर लीजिएगा। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये फिर क्वेश्चन आंसर आ गया। हु वाज हना, डॉक्टर सदाव और हना वाला है, जो कि डॉक्टर थी ना, हाउ डिड सी मीट सदाव, वह सदाव से कैसे मिलती है। तो ये प्रोफेसर के घर में पार्टी होती है, वहीं पे इनकी मुलाकात होती है, और ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। और पुनः हालांकि इनके पिताजी थोड़ा सा नाराज़ होते हैं कि दूसरे देश की है, ठीक है, लेकिन फिर भी पता चलने के बाद कि उन्हीं की कंट्री की है, तो ये शादी हो जाती है। फिर हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो। टाइगर किंग वही है प्रतिबंधपुरम का राजा, जो कि जंग बहादुर इसका नाम रहता है। लेकिन ये जब 99 टाइगर को मार लेता है, 99 टाइगर, क्योंकि इनके जन्म के बाद जो है यह भविष्यवाणी की गई थी कि आपकी मृत्यु जो है वो 100वें टाइगर से 100वें टाइगर के द्वारा ही आपकी मृत्यु निश्चित है। तो जो टाइगर किंग थे, इन्होंने सभी टाइगर को मारना शुरू कर दिया, और 99 टाइगर मार भी लेते हैं, लेकिन एक टाइगर को नहीं मार पाते। हालांकि ये सोचते हैं कि हमने उसको भी मार लिया है, लेकिन वो सैनिकों के द्वारा मारा जाता है, और केवल इनके खाते में केवल 99 टाइगर ही आते हैं। अब ये सोचते हैं कि हमने 100 कंप्लीट कर लिया। इनके बच्चे का बर्थडे होता है, उस बर्थडे में इन्होंने एक लकड़ी का टाइगर ले आया मार्केट से खरीद करके, और उसमें एक कील लगी हुई थी, और वो कील इनके हाथ में चुभ जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है, और फिर उसी इन्फेक्शन के द्वारा टाइगर किंग की मृत्यु हो जाती है। और ये कहा जाता है कि 100वें टाइगर अपना बदला ले लिया, और इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाती है। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम जो है 3rd लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका जो है वहाँ पे रिसर्च के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स,
तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को देखा। फिर 12वां करा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड। 7 नंबर का, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम, वही है अंटार्कटिका वाला। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड द साइकेट्रिस्ट सैम के द्वारा। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि ये हमारा मॉडल पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और इस मॉडल पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन हमने बताया है, सेंट्रल आइडिया बताया है, ग्रामर पोर्शन जो भी हमने बताया आपको, अगर ये कर ले जाते हैं तो आप जान लीजिए कि आपने 60% आपने बिल्कुल फतह हासिल कर ली। जी हाँ, 60% आपका कंप्लीट हो गया है। तो और भी हमारे मॉडल पेपर अभी आने बाकी हैं। तो ये हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट और 11 यानी 11 और 12 के लिए, ठीक है। बाकी और भी क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर तो सभी के लिए अनिवार्य होता है, चाहे वो 9 के हो चाहे 10 के हो, कोई भी हो, है ना। तो साथियों, बिल्कुल आप जो है हमारे साथ इसी तरह लगे रहिए। मैं आपको एकदम दनादन आपको मॉडल पेपर कराते चलेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट भी कर सकते हैं आप, कमेंट भी करिए। तो इस प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो साथियों, चलिए इसी बात पे हम आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। कल अगला जो है मॉडल पेपर लेके आएंगे, इसके साथ ही आपको जीएस की भी क्लास मिल जाएगी कल ही। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ साथियों अपने क्लास को आप विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।